हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 10 संस्कृत के प्रश्न जो 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उसका किया। आज ज्योग्राफी के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं। इसी प्रकार कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, कभी सिविक्स, कभी हिस्ट्री, कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब का क्वेश्चन धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको अच्छे से सब्जेक्टिव कवर हो जाए और सब्जेक्टिव में कोई टेंशन ना बचे। इस सीरीज को अच्छे से कीजिए। रोज़ करना क्या है, 1700493449 नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इससे जुड़े रहना है। जो जुड़े हुए बहुत अच्छा है, उस पर रोज़ इस क्वेश्चन को लिखकर भेजना है। इससे आपको लिखने की क्षमता बढ़ेगी और सब्जेक्टिव से धीरे धीरे डर कमता चला जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन होते, मतलब प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन की मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। जैसे मान लीजिए जल है, प्राकृतिक संसाधन मात्रा सीमित है। जैसे कह दिए पेड़ पौधे प्राकृतिक संसाधन है, उसकी मात्रा क्या है, सीमित है। यदि उसका संरक्षण नहीं करेंगे, यदि हम इसका संरक्षण यानी रख रखाव अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो यह समाप्त हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के, मान लीजिए पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन की दिक्कत होगी, उससे श्वास लेने में दिक्कत होगी। अगर पानी की किल्लत पड़ गई, पानी की कमी आ गई तो उसे पीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। अगर मान लीजिए ऊर्जा संसाधनों की कमी पड़ गई तो उसे क्या होगा, जलावन या किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करने में दिक्कत होगी। तो इस प्रकार हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है ताकि भविष्य के पीढ़ी में आने वाले लोग भी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। पहला हो गया, लिखेंगे भी, देखिए पहले समझिए। दूसरा, इसमें बताएं, यदि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा सीमित होती है, यदि इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। दूसरा, सतत विकास होता है, एक समावेशी विकास होता है। क्या बोले, एक सतत विकास होता है, एक समावेशी विकास होता है। समावेशी विकास, सतत विकास क्या होता है समझिएगा अच्छे से। सतत विकास होता है यानी भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, कहें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए विकास करना ताकि भविष्य के लिए यह विकास ज़्यादा कारगर साबित हो, क्या कहते हैं, सतत विकास। याद रखिएगा, पर्यावरण को विकास नहीं करके, पर्यावरण को नुकसान नहीं करके, जैसे मान लीजिए विकास कर रहे हैं और पेड़ को काट के विकास कर रहे हैं भाई, जल को प्रदूषित करके विकास कर रहे हैं, तो इसे अच्छे विकास नहीं कहेंगे। पेड़ को काट के विकास कीजिएगा तो ही दिक्कत होगा कि जो भी अगला पीढ़ी आएगा, जो भी अगला पीढ़ी हम सबका आएगा, वो प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके लिए दिक्कत ना पैदा करते हुए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए जो विकास करते हैं ताकि भविष्य के लिए यह विकास ज़्यादा कारगर साबित हो, तो उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। समावेशी विकास, ऐसा विकास, वैसा विकास जिसमें समावेशी मतलब सबको समाहित करना है, सभी जाति धर्म लिंग, सभी जाति धर्म लिंग
सभी जाति धर्म लिंग को साथ रखते हुए किया जाता है उसको क्या कहेंगे, समावेशी विकास। जैसे मान लीजिए समावेशी विकास में कहेंगे तो ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर एक पुरुष का विकास हो रहा है तो वहाँ महिला का विकास हो रहा है, एक हिंदू का विकास हो रहा है तो मुस्लिम बौद्ध सिख ईसाई का भी विकास हो रहा है, एक बच्चे का विकास हो रहा है तो एक बूढ़े का भी विकास हो रहा है। तो इस प्रकार एक जाति का विकास हो रहा है, मान लीजिए कोई जाति है तो दूसरी जाति का भी उसमें विकास हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, समावेशी। ऐसा विकास जिसमें सभी समाहित हैं, सभी जाति धर्म लिंग के लोग विकास कर रहे हैं, उसे कहेंगे समावेशी विकास। और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो विकास किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। आगे बढ़ते कह रहा है फसल चक्रण मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। तो कहेंगे फसल चक्रण जो है मृदा संरक्षण के लिए किस प्रकार सहायक है। तो फसल चक्रण कहते क्या है, फसल चक्रण कहते किसको है, तो बोलते हैं कि एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने को क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाने को फसल चक्रण कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। जैसे इस बार मान लीजिए धान गेहूँ लगाएं, अगला बार धान गेहूँ ही रिपीट बार बार नहीं करना, उसमें कुछ दलहन लगा दिए, कुछ तिलहन का फसल लगा दिए, कुछ और बिदामर का फसल लगा दिए। तो इससे बदल बदल कर जो लगा रहे हैं उससे क्या कहेंगे, फसल चक्रण। इससे क्या होगा, इससे जो होगा कह रहा है यह मृदा संरक्षण में किस प्रकार उपयोगी होता है। तो यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि जब एक फसल के बाद दूसरा फसल लगाते हैं, मान लीजिए धान के बाद हम दलहन या तिलहन का फसल लगाएं, तो दलहन और तिलहन के फसल में जो गांठ होती है वो ज़मीन में ही टूट जाती है। एक सौ सड़े गलेगी तो क्या करेगा, मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा। दूसरा बात, उसके गांठ में राइजोबियम नाम का भी जीवाणु होता है। क्या होता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है और क्या करता है, जमीन में यानी मिट्टी में मिलाता है। इससे उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो दो कारण है, क्या बोले, पहला तो ये कि यदि धान गेहूं के फसल के बाद दलहन या तिलहन का फसल लगाया जाता है, दलहन या तिलहन का फसल लगाया जाता है, तिलहन का यानी दाल और तेल का फसल लगाया जाता है, का फसल लगाया जाता है, तो इसकी गांठें जमीन में सड़ गल के मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है एवं इसके गांठ में राइजोबियम पाया जाता है। इसके दलहन और तिलहन के इसके गांठों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाता है, मिट्टी में
मिलाता है। और कोई भी खाद होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। इससे मिट्टी की खाद की तरह काम करता है नाइट्रोजन। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, आद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बढ़ जाती है। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक ही खेत में अलग अलग फसल बदल बदल कर फसल लगाते हैं तो फसल चक्रण कहते हैं। धान गेहूँ की फसल के बाद यदि हम दलहन और तिलहन का फसल लगाएंगे तो उसकी गांठ जो होती है ज़मीन में सड़ गल जाती है। गांठ होती है तो गांठ टूट जाता है, ज़मीन में सड़ गल जाता है। सड़े गलेगा तो उससे क्या होगा, उससे मिट्टी उपजाऊ होगी। उसके बाद भी इसके जो गांठ होता है उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, उसको सोखता है। तो सोख के मिट्टी को देता है। और जानते हैं किसी भी खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें नाइट्रोजन जा रहा है यानी उसमें खाद जा रहा है तो अच्छे से उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है। कह रहा है अगला, जल एक दुर्लभ संसाधन है किससे। तो हम जानते हैं जितना भी जल है पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का मात्र 97.5% भाग समुद्र में लगभग है। समुद्र में है 2.5%, जो 97.5% हुआ वो समुद्र में, उसका तो यूज हम कर नहीं सकते हैं। जो 2.5% बचा हुआ है, 2.5% भाग नदियाँ, झील, बर्फ आदि के रूप में, बर्फ, भूमिगत जल आदि के रूप में है। कहें पूरा जो 97.5% जल है वो तो समुद्र में है, 2.5% क्या है, नदियाँ, बर्फ, इस भूमिगत जल आदि के रूप में। उसमें हम बहुत ज़्यादा भूमिगत जल का उपयोग करते हैं। नदियाँ का जल भी प्रदूषित हो जाता है, झील का जल भी प्रदूषित हो जाता है। तो हमको इसमें भी बहुत कम मात्रा में हम भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए चापाकल से पानी निकाल कर या बोरिंग से पानी निकाल कर उसको पीते हैं, तो 2.5% में भी बहुत छोटा सा भाग उसका हम यूज करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हम जो यूज कर रहे हैं, जल तो बहुत सारा है लेकिन जो यूज कर रहे हैं बहुत कम है। अगर उसको भी हम बर्बाद करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जल क्या है, एक दुर्लभ संसाधन है, क्योंकि दिखाई तो बहुत सारा दे रहा है लेकिन हमारे यूज का जो जल है वो बहुत कम है। तो क्या लिखेंगे, 2.5% भाग नदियाँ, झील, बर्फ, भूमिगत जल के रूप में है, जिसमें खासकर भूमिगत जल का ही ठीक तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। इसलिए ही जल को दुर्लभ संसाधन माना जाता है। दुर्लभ संसाधन माना जाता है। अच्छे से बात को समझिए। कह दुर्लभ के मतलब जो सुलभ नहीं है, जो बहुत दिक्कत से मिल रहा है। तो कहें हमारे पास जल तो बहुत सारा है लेकिन जितना भी जल है उसका 97.5% भाग समुद्र में, समुद्र का जल का हम उपयोग करते नहीं। जो 2.5% भाग बचा वो नदियों में है, झील में, बर्फ में, और क्या है, भूमिगत जल के रूप में। नदियाँ का पानी भी गंदा हो जाता है, झील का पानी भी गंदा हो जाता है। तो मेन रूप से हमारे पास जो
पेयजल के रूप में उपलब्ध है वो भूमिगत जल है। तो अढ़ाई % का भी बहुत छोटा सा भाग हमको पीने के लिए उपलब्ध है। इसमें खासकर भूमिगत जल का ठीक से प्रयोग कर पाते हैं ही बोले। तो जब बहुत छोटा भाग को हम प्रयोग कर लें तो हमारे लिए दुर्लभ तो है ये है, क्योंकि बहुत सारा है फिर भी हमारे लिए दिक्कत नहीं। क्या कर रहा है, कोयला के कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखे। तो कोयला हम जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे एंथ्रासाइट, दूसरा लिग्नाइट, और तीसरा बिटुमिनस, और चौथा पीट। अच्छे से ध्यान रखेंगे। एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनट और पीट जो है हमारा 4 प्रकार। देखिए पहला कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। अगला देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं। तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसकी पूर्ति आसानी से एवं दिन प्रतिदिन होती रहती है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाती है। तो ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसकी प्राप्ति प्रतिदिन आसानी से हो जाती है नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। बताइए इसकी मात्रा सीमित होती है या असीमित होती है। तो इसकी कहेंगे रोज उत्पादन हो रहा है, सौर ऊर्जा का रोज उत्पादन हो रहा है तो इसकी मात्रा असीमित है, बहुत ज़्यादा है। इसकी मात्रा असीमित है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। यह प्रदूषण करता है कि ना। सौर ऊर्जा देखिए सूर्य प्लेट से जो प्राप्त होगा उसमें कहाँ धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे यह प्रदूषण नहीं करता है। एग्जाम्पल बता देंगे, एग्जाम्पल कौन सा है। तो पहला कहेंगे उदाहरण सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और क्या कहें तथा ज्वारीय ऊर्जा। चारों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अगला बढ़िए आगे है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं। तो इसमें लिखेंगे वैसा ऊर्जा संसाधन जिसकी प्राप्ति के लिए लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं, जिसकी प्राप्ति में कितना लग जाते हैं, प्राप्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे कोयला बनने में कितना लग जाएगा, लाखों करोड़ वर्ष। पहले भूकंप आ आएगा, भूकंप के द्वारा क्या होगा, ज़मीन फटेगा, उसमें कोई सजीव अंदर जाएगा, अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण वो क्या होगा, ईंधन में बदलेगा, तो उसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। यह क्या प्रदूषण करेगी कि नहीं, यह प्रदूषण करती है। इसकी मात्रा सीमित होगी या असीमित होगी, तो मात्रा भी सीमित होगी, क्योंकि सोचिए कि कोयला तो बनेगा बहुत दिन में, तो मात्रा क्या है, सीमित है। आगे ध्यान रखना है, यह प्रदूषण करती है, मात्रा सीमित होती है। और उदाहरण में क्या है, उदाहरण कोयला पेट्रोलियम, उदाहरण कोयला पेट्रोलियम, कोयला पेट्रोलियम ऐसा हमारा क्या है, उदाहरण में है। आगे बढ़िए खादड़ और बागड़ मिट्टी में अंतर स्पष्ट कर देखिए। अपने से ये वाला लिख लेना है अच्छे से, जो भी छोड़ना है उसको अच्छे से लिखने का कोशिश करना है। देखिए बहुत सारा तो हम लिख ही दी है, जो भी छोड़ रहा है उसे अच्छे से लिखने की आपको कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बागड़ और खादड़ में क्या अंतर है, तो कहेंगे खादड़ मिट्टी है, ये क्या है, बागड़ मिट्टी है। बागड़ मिट्टी कहेंगे नदियों द्वारा लाई गई, नदियों लिख देते हैं परिभाषा, नदियों द्वारा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई
नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? मिट्टी को खादर कहते हैं। मान लीजिए कोई मैदान बना है, खादर कहते हैं। नदी द्वारा आया, जैसे नदी आ रहा है, इसमें गंदगी आ भरा, ये गंदगी को जहाँ प्रक्षेपित कर दिया तो नया अभी शुरू अभी किया है, तो इसे खादर कहेंगे। बहुत दिन पहले नदी का मैंने मैदान का निर्माण नदियों द्वारा हुआ था, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे बागड़ कहेंगे। इसमें परिभाषा क्या होगा? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात। देखिए, जब मान लीजिए कि नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, अभी आसपास हाल फिलहाल ही आई है, तो इसमें सड़ा गला पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा, पत्तियार की मात्रा ज़्यादा होगा, तो सड़ा गला पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगा, तो उपजाऊ अधिक होगी। यह उपजाऊ जो होगी, उपजाऊ लिखेंगे, यह मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ कैसे होगी? उपजाऊ अधिक होगी। ये उपजाऊ कैसे होगी? बहुत दिन हो गया लाया हुआ, तो इसकी उपजाऊ क्षमता जो होगी कम जाएगी। उपजाऊ क्षमता क्या होगी? इसकी कम होगी। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। ह्यूमस का मतलब सड़े गले पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। ह्यूमस का मतलब है जो हम पत्ती या कोई भी चीज़ सड़ जाता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, ह्यूमस की मात्रा कम होगी। इसके जो मान लीजिए कहेंगे, इसके कण के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें ह्यूमस है। ह्यूमस का मतलब कहते हैं ना, उससे क्या आसानी से टूट जाता है, ह्यूमस है। उसमें क्या, इसके बीच का कण जो होगा उसका खाली स्थान होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अच्छे से जाएगा और उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगा। इसके कणों के बीच का गैप ज़्यादा होता है। इसके कणों के बीच स्थान जो होता है ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? कम होता है। आपने लिख लीजिएगा, इसके कणों के बीच का स्थान क्या होता है? कम होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने को बागड़ कहते हैं। याद कैसे रखिएगा? नई जलोढ़ मिट्टी हो तो पूरे शुरू में खा गए, जो शुरू में आएगा उसी को नहीं कहेंगे। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। अगला कह रहा है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा करें। तो जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है? सोचिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? लिख लीजिए पहले। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न उपाय करेंगे। कौन कौन सा उपाय करेंगे? तो सोचिए, पहला जो उपाय है कि किसी भी घर की गंदगी को जल में नहीं फेंकेंगे। घर के गंदगी या पूजा पाठ का सामान जो होता है, जैसे पूजा पाठ जैसे करते हैं, जल में प्रवाहित करते हैं। पूजा पाठ के सामान को जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। जल में प्रवाहित नहीं करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? देखते होंगे कि क्या होता है कि जल में जानवरों को धो दिया जाता है। यानी जल में तालाब या पोखर में जानवरों को नहीं धोएंगे। आप क्या कर सकते हैं? तीसरा, जानते होंगे जितना भी कंपनी जो होता है नदी के किनारे स्थापित होता है, और कंपनी का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ गंदगी निकलता है वो सीधे नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो नदी
किसी भी उद्योग के गंदगी को नदी में उद्योग के गंदगी को नदी में उपचारित करके माने जो उसका बहुत ज़्यादा गंदा चीज़ है उसे, मान लीजिए पानी बह रहा है तो पानी का पूरा गंदगी पहले साफ कर लेंगे तो ही उसको पानी नदी में प्रवाहित करेंगे। किसी भी उद्योग की गंदगी को नदी में उपचारित करके प्रवाहित करें। ऐसा नहीं पूरा गंदगी को नदी में प्रवाहित कर देंगे, गंदे ना अति क्या होगा, पूरा नदी जो है गंदा हो जाएगा अच्छे से। ये कह रहा है कि इसको प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करेंगे। प्रदूषण को रोकने के लिए एक तरीका और अपना सकते हैं, जितना भी किसी भी उद्योग की गंदगी को उपचार, ये तीनों तरीका ध्यान रखिए। क्या करेंगे, पहला घर के जो सामान होंगे उसे क्या करेंगे, जल में प्रवाहित नहीं करेंगे, तालाब या पोखर में जानवरों को नहीं धोएंगे। किसी भी उद्योग के गंदगी को नदी में उपचारित करके प्रवाहित करेंगे ताकि वो कम प्रदूषित हो। जल भंडार क्या है, जय भंडार के अंग्रेजी में बोलते हैं बायो रिजर्व। ये क्या होती है जय भंडार, कह रहा है कि प्रकृति में क्या है, जंगल है और क्या है, जीव जंतु है, वन जीव है, उसको सुरक्षित रखना जय भंडार कहलाता है। यानी वह क्षेत्र जहाँ प्रकृति में कोई भी वनस्पति, पेड़ पौधे और वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जय भंडार कहते हैं, बायो रिजर्व कहते हैं। तो वैसा क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे वनस्पति वनजीव, पेड़ पौधे वनस्पति वन्यजीव प्राकृतिक रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव भंडार कहा जाता है। जैव भंडार या बायो रिजर्व कहा जाता है, या बायो रिजर्व कहा जाता है, अच्छे से जो भी 10 क्वेश्चन हम दिए हैं, कुछ को समझाएं, कुछ को लिखने का कोशिश किए हैं। जिसको नहीं लिखने का कोशिश किए हैं आप लिखिएगा अच्छे से। उसके बाद आपके लिए होमवर्क क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव देते हैं, जो इससे बताए हैं उसी से ऑब्जेक्टिव रिलेटेड करके देंगे ताकि आप आंसर बता पाएँ कमेंट में। इसका होमवर्क में क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, किस नाम से नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण लिखे। आपको क्या करना है, रोज इस 10 क्वेश्चन को लिखकर भेजना है ग्रुप में। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े ग्रुप में जुड़े हैं। आपको सब्जेक्टिव का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और सभी विषय का सब्जेक्टिव धीरे धीरे करके अच्छे से हम करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।